बांदा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बोलेरो ने बाइक को रौंद दिया है। 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है। हादसे में 8 महीने की मासूम समेत 3 की मौत हो गई। आपको बता दें, शादी समारोह से मध्य प्रदेश वापस जा रहे थे बाइक सवार दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। अस्पताल में फिलहाल बच्ची ने दम तोड़ दिया है। बांदा के अलीहा गांव के पास ये पूरा सड़क हादसा हुआ। तो रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सनसनी फैल गई है। शादी समारोह से मध्य प्रदेश वापस जा रहे थे बाइक सवार, लेकिन बाइक सवार दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही साथ बच्ची जिसका इलाज अस्पताल में जारी था, उसने भी दम तोड़ दिया। तो आपको बता दें, बांदा के अलीहा गांव के पास ये पूरा सड़क हादसा हुआ है। बोलेरो ने बाइक सवारों को रौंद दिया। 8 महीने के मासूम समेत 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है। शादी समारोह से वापस लौट रहे थे, लेकिन उसी समय बाइक सवारों को एक बोलेरो ने रौंद दिया, जिसके चलते ये पूरा बड़ा सड़क हादसा हुआ है। तो 3 लोगों ने इस पूरे हादसे में दम तोड़ दिया है। तेज रफ्तार के चलते ये पूरा हादसा हुआ है। 3 लोगों की इसमें मौत हो गई। आपको बता दें, एक छोटी बच्ची 8 साल की मासूम ने भी इसमें दम तोड़ दिया। और बुलंदशहर से खबर है, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक को रौंद दिया। युवती समेत 3 की मौत हो गई है। शादी समारोह से घर जा रहे थे बाइक सवार। बुलंदशहर के औरंगाबाद क्षेत्र में यह पूरा हादसा हुआ। तो फिर एक बार फिर तेज रफ्तार के चलते कैंटर ने बाइक सवार को रौंद दिया है। शादी समारोह से घर जा रहे थे ये बाइक सवार। बुलंदशहर से औरंगाबाद क्षेत्र में यह पूरा हादसा हुआ है। और आपको बता दें, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। कैंटर ने बाइक को रौंदा, जिसमें युवती समेत 3 की मौत हो गई है। तो आपको बता दें, इस पूरे सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। युवती समेत 3 की मौत हुई है, जिसके चलते इलाके में हड़कंप मच गया। शादी समारोह से वापस लौट रहे थे बाइक सवार, लेकिन उसी वक्त कैंटर ने बाइक को रौंद दिया। और अगली खबर बस्ती से है, जहां अचानक एक कार आग का गोला बन गई। मामला मुरादीपुर चौराहे के पास का है, जहां एक कार में आग लगने से हड़कंप मच गया और देखते ही देखते पूरी गाड़ी आग में जलकर खाक हो गई है। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह गाड़ी पूरी आग का गोला में तब्दील हो चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग में जलकर पूरी तरह से ये गाड़ी राख हो चुकी है। हालांकि अभी तक वजह नहीं पता लग पाई है, लेकिन कार में अचानक से आग लगी और कार ने पूरी तरह से आग पकड़ ली। आग का गोला बन गई, धू धू कर जलने लगे। देखिए काले धुएं का गुब्बारा आप देख सकते हैं किस तरह उठता हुआ नजर आ रहा है। को बता दें, आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते पूरी गाड़ी आग में जलकर खाक हो गई। हालांकि अभी तक वजह नहीं पता लग पाई है आग लगने की, लेकिन एक गाड़ी में अचानक ही आग लगती है। पूरी गाड़ी आग का गोला बन जाती है, धू धू कर जलने लगती है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र को लेकर हलचल तेज हो गई है। कल से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले 8 बैठकों का दौर जारी है। आज सुबह 11 बजे कार्य मंत्रणा की बैठक बुलाई गई है। वहीं दोपहर 12:30 बजे विधानसभा स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तो 2 अहम बैठकें आज होने वाली है। दोपहर 12:30 बजे विधानसभा स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे कार्य मंत्रणा की बैठक होने वाली है। और एक तरफ जहां स्पीकर ने सदन को सही ढंग से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है, वहीं समाजवादी पार्टी बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए मुद्दों पर मंथन करेगी, जिसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दोपहर 1:30 बजे पार्टी दफ्तर पर विधायकों की बैठक बुलाई है। और इस बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही साथ अखिलेश भी खुलकर अपनी बात रख सकेंगे। तो 1:30 बजे ये अहम बैठक होने वाली है। बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने की मुद्दों पर रणनीति बनाई जाएगी। और वहीं बजट सत्र के दौरान विपक्ष को जवाब देने के लिए भाजपा भी तैयारी कर रही है। हर बार की तरह बजट सत्र से पहले इस बार भाजपा विधानमंडल दल की बैठक होने वाली है। आज शाम करीब 5 बजे के बाद ये बैठक लोक भवन में होगी, जिसमें सीएम योगी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के अलावा दोनों डिप्टी सीएम और दोनों सदनों के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। और इस बैठक में विपक्ष के किस मुद्दे पर किस तरह से जवाब देना होगा, इन बातों पर चर्चा होगी और रणनीति के तहत जवाब भी दिया जाएगा।
और चलिए अब बात करते हैं यूपी विधानसभा की, जहां लोकसभा की तर्ज पर डिजिटल वेदिका बनाई गई है और अब उस डिजिटल गैलरी का लोकार्पण होने वाला है। और इस कार्यक्रम में सीएम योगी, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, दोनों उप मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। इस गैलरी का मकसद विधानसभा के दोनों सदनों के इतिहास को जनता के सामने लाना है। विधानसभा में राज्य विधायी परिसर में एक डिजिटल गैलरी स्थापित की जा रही है, जिससे इतिहास को दर्शाने का काम किया जाएगा। कार्यक्रम 12 बजे विधान भवन में होगा। प्रदेश के जो दर्शनीय स्थल है, पर्यटन स्थल है, हेरिटेज स्थल है, उनका भी यहां पर डिजिटली भ्रमण किया जा सकेगा। एक टच स्क्रीन भी होगी जिस पर छूने से उन जगहों की पूरी जानकारी भी एक क्लिक पर सामने आ जाएगी। तो दोपहर 12 बजे विधान भवन में इसका लोकार्पण होने वाला है। एक क्लिक में डिजिटली आप इस गैलरी के जरिए हर जगह की पूरी जानकारी जान सकेंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे। आज आगरा के ऐतिहासिक लाल किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आज शाम 6 बजे मनाई जाएगी, जिस पर दीवाने आम में छत्रपति शिवाजी महाराज में अस्मिता और स्वाभिमान का दर्शन औरंगजेब के दरबार में किया। उसी दीवाने आम में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती समारोह आयोजित होगी। कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत कई लोग शामिल होंगे। महाराष्ट्र सरकार शिवाजी जयंती समारोह का सह आयोजक भी है। और अब बात जाति गणना पर अखिलेश के ब्लॉक संदेश की। पहले से ही जातिवार जनगणना के मुद्दे को उठा रही है सपा और अब ब्लॉक स्तर पर जातिवार जनगणना के मुद्दे को उठाने का प्लान तैयार किया है, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से होगी। सपा का प्लान सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के ब्लॉक में संगोष्ठी आयोजित कर जनता को अपने पाले में लाने का है। सपा पहले चरण में 24 फरवरी से 5 मार्च के बीच पूर्वांचल के जिलों में संगोष्ठी आयोजित करेगी। जातीय जनगणना पर अखिलेश का ब्लॉक संदेश। चौबीस से पहले सपा का पूर्वांचल प्लान आउट। यूं तो जातीय जनगणना की मांग अखिलेश यादव बहुत पहले से कर रहे, लेकिन मानस संग्राम के बीच सपा ने साफ कर दिया है कि आने वाले चुनावों में सपा जातीय जनगणना के मुद्दे पर मैदान में होगी, जिसके लिए सपा ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। जातीय जनगणना को लेकर सपा का प्लान ब्लॉक स्तर पर अभियान चलाने का है, जिसकी कमान सपा के पिछड़े वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप को सौंपी गई है। सपा हर ब्लॉक में संगोष्ठी का आयोजन करेगी। पहले चरण में 24 फरवरी से 5 मार्च तक अभियान चलाया जाएगा। 24 फरवरी से 25 फरवरी के बीच वाराणसी में संगोष्ठी आयोजित होगी। 26 से 27 फरवरी को सोनभद्र में आयोजन होगा। 28 फरवरी और 1 मार्च को मिर्जापुर में कार्यक्रम है। 2 और 3 मार्च को भदोही में संगोष्ठी आयोजित होगी, जबकि 4 और 5 मार्च को प्रयागराज में कार्यक्रम किए जाएंगे। सपा की रणनीति यूपी की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के सभी ब्लॉक तक पहुंचने की है। जातीय जनगणना समाजवादियों की लंबे समय से मांग है, जो लंबित पड़ी है। अब 24 तारीख से एक अभियान चलेगा और वो अभियान जिलों में जाएगा। जिलों में विधानसभा ब्लॉक स्तर पे हम संगोष्ठियां करके लोगों को एक जातीय जनगणना के लिए जन आंदोलन खड़ा करेंगे और सरकार को, बीजेपी सरकार को मजबूर करेंगे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। साफ है कि समाजवादी पार्टी जातिवार जनगणना के मुद्दे पर यादव समाज के साथ साथ ओबीसी वर्ग की सभी जातियों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही। माना जा रहा कि समाजवादी पार्टी विधानसभा के बजट सत्र में भी इस मुद्दे को उठा सकती है। समाजवादी पार्टी ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है। पार्टी इसे एक बड़े मुद्दे के रूप में लेकर जनता के बीच में जाएगी, जिसके लिए 24 फरवरी से एक बड़े अभियान की शुरुआत करेगी। खास बात यह भी है कि समाजवादी पार्टी अपने इस अभियान के पहले चरण की शुरुआत पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र यानी वाराणसी से करने जा रही है।
खबरों के मुताबिक रविवार को इस मुद्दे पर अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक हो सकती है, जिसमें बजट सत्र, मानस संग्राम जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही ये भी साफ हो सकता है कि 2024 के लिए सपा की भावी सियासत की दिशा क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी ने मुहिम तेज कर दी है। सपा अब जातीय जनगणना को लेकर प्रखंड स्तर तक अभियान चलाएगी और उसकी जिम्मेदारी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप को सौंपी गई है। इसे लेकर सपा की ओर से 24 फरवरी से 5 मार्च तक पहले चरण का अभियान चलाया जाएगा और ब्लॉक स्तर पर संगोष्ठी कर हर जाति के लोगों को जातीय जनगणना को लेकर जागरूक किया जाएगा। एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रहे हैं आप लोग। आखिर क्या होगा इस अभियान का स्वरूप और कहां से कैसे शुरुआत? देखिए, जाति जनगणना समाजवादियों की लंबे समय से मांग है, जो लंबित पड़ी है, जिसको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी और माननीय अखिलेश यादव जी लगातार पार्लियामेंट में भी उठाते रहे, विधानसभा में भी उठा रहे हैं और लगातार बोल रहे हैं। गाजीपुर में भी जाति जनगणना पे बड़ी एक रैली हुई और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे अब 24 तारीख से एक अभियान चलेगा और वो अभियान जिलों में जाएगा। जिलों में विधानसभा, ब्लॉक स्तर पे हम संगोष्ठियां करके लोगों को एक जाति जनगणना के लिए जन आंदोलन खड़ा करेंगे और सरकार को, बीजेपी सरकार को मजबूर करेंगे कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जब इस यहाँ जानवर गिने जा रहे हैं, पक्षी गिने जा रहे हैं, तो हम पिछड़े, दलित, आदिवासी और सवर्ण सबकी गणना कर दें ना। जब सबकी गणना हो रही है, जब सबकी गणना हो जाएगी तो कम से कम माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि आपस में जातियों को लड़ाने का काम बंद हो, सबको उनकी हिस्सेदारी मिल जाए। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। यूपी की सियासत में रामचरितमानस और भगवान श्री राम के बाद अब हनुमान की भी एंट्री हो गई है। गाजीपुर पहुंचे भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम हनुमान के वंशज हैं। महाराजा सुहेल देव जयंती के मौके पर गाजीपुर के फुल्ली गांव पहुंचे यूपी राजभर ने अब्दुल्ला आजम की विधायकी जाने और उनसे वोट देने का अधिकार छीनने जाने मुद्दे पर कहा कि कोर्ट का फैसला हर किसी को मानना पड़ेगा। वहीं गठबंधन के मुद्दे पर कहा कि जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। इतिहास गवाह है, अहिल्या और तारा 2 सदी बनी है। तारा की, अहिल्या की शादी गौतम ऋषि से होती है, तारा की शादी बाली से। कौन सा माँ बाप है जो जिसके पास 2 बेटी हो, एक इंसान से, बंदर से? तो नल, लील, अंगद, जामुन, सुग्रीव, बाली ये बानर नहीं थे, इंसान थे। तो भर बानर थे। के देश गठबंधन से जूझ रहा है, प्रदेश गठबंधन से जूझ रहा है। गठबंधन 3 महीना 4 महीना के आसपास गठबंधन होते हैं। तो वो गठबंधन तो होंगे, जब टाइम आएगा तो देखा जाएगा। और अब बात 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के मिशन 25 की। भाजपा ने यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। 2019 में हारी हुई सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास के बाद अब योगी सरकार के मंत्री जीते हुए 67 सीटों पर प्रवास करेंगे। भाजपा का सबसे ज्यादा फोकस 2019 में हारी हुई 14 सीटों के साथ उन 9 सीटों पर है जहां भाजपा की जीत का अंतर 20,000 से कम था। हैट्रिक विजय के लिए भाजपा का यूपी मार्च। 2024 में चक्रवर्ती विजय का मिशन 25। विपक्ष को क्लीन बोल्ड करने की शाह नीति। मार्च के महीने में जब मौसम में गर्मी बढ़नी शुरू होगी, 2024 के लिए भाजपा जो रणनीति बना रही है, सियासत में सरगर्मी बढ़ाएगी। दरअसल मार्च के महीने से भाजपा उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर मंत्रियों को उतारने जा रही है, जो जनता के बीच जाएंगे, सरकार की उपलब्धियां बताएंगे, पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे, जमीन पर बने नए समीकरणों के बारे में पार्टी नेतृत्व को बताएंगे। और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरती है। जो हमारी पिछली बार सीटें किन्हीं कारणों से रह गई थी, उस पर हमारा संगठन ने निश्चित रूप से समीक्षा की है और समीक्षा करने के बाद
हम लोग पूरी तैयारी के साथ जहाँ जहाँ कमियां रह गई थी, जहाँ भी कील कांटे दुरुस्त करने की आवश्यकता है, वहाँ दुरुस्त किए जाएंगे। और इस बार हमारा लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश की हम 80 की 80 लोकसभा सीट जीतें। भाजपा की रणनीति बिल्कुल साफ है। भाजपा का फोकस जीती हुई 66 सीटों के अलावा उन सीटों पर सबसे ज्यादा है जिस पर 2019 में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। साथ ही फोकस उन सीटों पर भी है जिन पर भाजपा को बेहद कम अंतर से जीत मिली। अब समझिए भाजपा का प्लान क्या है। यूपी में हारी हुई 14 लोकसभा सीटों पर केंद्रीय मंत्री प्रवास कर चुके हैं, जिसके बाद अब बाकी बची हुई 66 सीटों पर यूपी सरकार के मंत्री प्रवास करेंगे। 28 फरवरी को अमित शाह सहारनपुर और अमरोहा का दौरा करेंगे। भाजपा ने 80 लोकसभा सीटों के 70,000 बूथों को कमजोर माना है। कमजोर बूथों को मजबूत करने के लिए भाजपा पहले ही अभियान शुरू कर चुकी है, जिसके बाद भाजपा ने उन लोकसभा क्षेत्रों पर नजर जमा दी है जहां उसकी स्थिति कमजोर है। दरअसल 2019 में एनडीए को 16 सीट पर हार नसीब हुई थी। 9 लोकसभा सीट ऐसी थी जहां जीत का अंतर 20,000 से कम था। 3 सीटों पर भाजपा को 10,000 से भी कम वोट से जीत मिली थी। मेरठ लोकसभा सीट पर 4,729 वोट से भाजपा जीती थी। मुजफ्फरनगर में जीत का अंतर 6,526 वोट था, तो मछली शहर में भाजपा सिर्फ 181 वोट से जीती थी। यही वो आंकड़े हैं जो सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य तय करने वाली भाजपा को डरा रहे हैं। 25 सीटें ऐसी हैं जहां 2019 में भाजपा की जीत का अंतर 1 लाख वोट से कम रहा था। 30 लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत का अंतर 1.25 लाख वोट से कम था। भाजपा का प्लान इन सभी सीटों पर पार्टी की स्थिति को मजबूत करने का है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का रास्ता आसान बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मेगा प्लान तैयार किया है। इसका इरादा ये है कि जीती हुई सीटों पर भी कील कांटे दुरुस्त कर दिए जाएं। भारतीय जनता पार्टी ने इन सीटों के लिए अलग अलग प्लान बनाया है। इस मेगा प्लान को मार्च के पहले हफ्ते से जमीन पर उतरते हुए देखा जा सकता है। 11 सीटों पर कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। वो प्रवास करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और देखेंगे कहां क्या कमी रह गई। इसी तरह से 25 सीटों पर भी कैबिनेट मंत्री जाएंगे, लेकिन जो 30 सीटें हैं उनकी जिम्मेदारी राज्य मंत्रियों को दी जाएगी। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री इन 30 सीटों पर प्रवास करेंगे और सभी तरह की गड़बड़ियों को दुरुस्त करेंगे। कहा जा रहा है कि भाजपा पहले चरण में कम अंतर से जीती हुई 25 सीटों पर फोकस करेगी। माना जा रहा कि 28 फरवरी को अमित शाह के सहारनपुर और अमरोहा दौरे के बाद भाजपा अभियान की शुरुआत कर सकती है। 2014 का चुनाव जीतने के बाद भी देश भर में इस प्रकार की सीटें चिन्हित की गई थी जहां पर हम हार गए कुछ वोटों से, या जहां हम लोग मेहनत करके जीत सकते हैं, तो वो सीटें चिन्हित करके उन पे काम हुआ था और उसमें 2019 आते हम लोग काफ़ी सीटें जीतने में सफल भी हुए थे। तो इसी प्रकार से इस बार भी चिन्हित की गई हैं। खासकर उत्तर प्रदेश की तो सभी सीटें हैं, चूँकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी अच्छा वहाँ के ऊपर आधार है और सारी सीटें हम लोग जीत सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं तो उनके प्रवास के कार्यक्रम तो होते ही हैं, तो इसी क्रम में उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सबसे कमजोर सीटों पर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी, जबकि मजबूत मानी जा रही 36 सीटों पर भाजपा राज्य मंत्रियों को उतारेगी। हमने हमेशा अपने हर जनपद के विकास को सुनिश्चित करने का काम किया है। निश्चित तौर पे जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, इस लोकसभा चुनाव में भी हम पूरे विश्वास के साथ, जनता के आशीर्वाद के साथ चुनाव में उतरेंगे भी और ऐतिहासिक जीत हासिल भी करेंगे। सभी 80 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा हर वर्ग और हर समुदाय को साधने की कोशिश में है। मार्च के पहले सप्ताह में दिल्ली में अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें मुस्लिम समाज के बीच पार्टी की पैठ मजबूत करने पर चर्चा होगी। भाजपा की इसी रणनीति ने विपक्षी दलों को परेशान कर दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मेगा प्लान होता है कि सांसदों विधायकों का टिकट काट देना, उनके क्षेत्र को बदल देना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, मंत्री कभी जनता के लिए काम नहीं करते, जनता के बीच में नहीं जानते। जनता आज उनसे सवाल पूछती है, भारतीय जनता पार्टी अपने चेहरों को बदल देती, विधायकों को, मंत्रियों को बदल देती। भारतीय जनता पार्टी आज कोई भी प्लान बना ले, जनता ने अपना मेगा प्लान तैयार कर लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी से उनका रिपोर्ट कार्ड जरूर पूछे। जाहिर है भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हर स्तर पर तैयारियों में जुटी है, जिससे भाजपा के लिए लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में काबिज होने का रास्ता साफ हो सके। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
और खबर चित्रकूट से है, जहां अब्बास की पत्नी निखत से आज फिर पूछताछ होगी। निखत की पुलिस रिमांड का आज तीसरा दिन है। निखत और उसके ड्राइवर ने अब तक कई खुलासे किए हैं, कई पर्दाफाश किए हैं। दोनों बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, अब निखत के फोन से खुलासा करेगी पुलिस की टीम। पुलिस का दावा है कि निखत के फोन से हो सकते हैं चौंकाने वाले खुलासे। आज सुबह से फिर शुरू होगी पूछताछ। वहीं निखत का फोन ना खुल पाने के चलते पुलिस निखत का आईफोन को सील कर फॉरेंसिक लैब भेजने की तैयारी में जुटी है। मुख्तार अंसारी की बहू का सवालों से सामना। निकाहत से पुलिस की पूछताछ, ईडी भी कसेगी शिकंजा। रिमांड के दूसरे दिन मुख्तार अंसारी की बहू निकाहत अंसारी से पुलिस ने कई सवाल किए। निकाहत का उसके ड्राइवर नियाज से आमना सामना कराया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने निकाहत से पूछताछ करने के लिए 50 सवालों की सूची तैयार की है। हालांकि पुलिस का सबसे ज्यादा फोकस 10 सवालों पर है। निकाहत अंसारी और उसके ड्राइवर नियाज का 2 बार आमना सामने अभी कराया है। पुलिस ने तकरीबन 50 सवालों की एक लंबी सूची तैयार की है। बिंदुवार उस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। इसका फोकस 10 सवालों पर है। इन 10 सवालों में ये पुलिस जानना चाहती है कि आखिरकार चित्रकूट जेल के अफसरों तक निकाहत अंसारी कैसे पहुंची, किस तरीके से पैसों का और उपहारों का लेन देन होता था, किसने उसे कमरा दिलाया, कौन कौन लोग चित्रकूट में उसके साथ रहते थे, उसके पास विदेशी मुद्रा कहां से आई, और साथ ही साथ वो जब जेल जाती थी तो अब्बास अंसारी उसके फोन से किन किन लोगों से बातचीत करता था। पुलिस निकाहत से सवाल किया कि उसने चित्रकूट जेल के अफसरों से किसके माध्यम से मुलाकात की, किन कारणों से जेल अधीक्षक, जेलर से लेकर जेल स्टाफ तक अपनी नौकरी दांव पर लगा बैठे। चित्रकूट में किराए का मकान किसने दिलाया, 15 से 20 दिनों के भीतर उसे मकान क्यों बदलना पड़ा, जेल में छापेमारी होने पर उसने मोबाइल फोन का डेटा क्यों डिलीट किया, जेल में रहकर अब्बास अंसारी किसके खिलाफ साजिश रच रहा था। सूत्रों के मुताबिक कस्टडी रिमांड के दूसरे दिन इन्हीं सवालों को लेकर पुलिस ने पूछताछ की। हालांकि निकाहत अंसारी ने पुलिस का सहयोग नहीं किया। उसने ज्यादातर सवालों के जवाब ना में दिए। निकाहत अंसारी से लगातार पूछताछ जारी है। हालांकि जो सोर्सेज हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि निकाहत अंसारी पूछताछ में कोई खास सहयोग नहीं कर रही है। ज्यादातर सवालों पर वो चुप्पी साध लेती है, सिर झुकाकर बैठ जाती है, या फिर 1 लाइन 2 लाइन में जवाब देकर चुपचाप बैठ जाती है। महिला होने की वजह से पुलिस ज्यादा सख्ती भी नहीं कर पा रही है और पुलिस जांच में, पुलिस की पूछताछ में निकाहत अंसारी कोई खास सहयोग नहीं कर रही है। इस बात के जो सूत्र हैं वो जानकारी दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि अंसारी परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत जांच कर रही ईडी भी निकाहत से जल्द पूछताछ कर सकती है। मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और खबर आगरा से है, आज 3 दिवसीय उर्स का समापन होगा। आज कब्र पर 1478 मीटर लंबी चादर पोशी होगी। ताजमहल पर चल रहा है 3 दिवसीय उर्स। आज पर्यटकों के लिए फ्री खोला जाएगा ताजमहल। शाहजहां के 368वें उर्स के मौके पर यह पूरा आयोजन हुआ है। आज पूरे दिन ताजमहल को पर्यटकों के लिए निःशुल्क खोला गया है, जहां शाहजहां और मुमताज की असली कब्र दिल्ली जा सकेगी। और मेरठ में कस्टडी से बदमाशों को छुड़ाने का मामला सामने आया है। पुलिस और भागे हुए बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से दोनों बदमाश घायल हो गए। आरोपियों को दोपहर में साथियों ने कस्टडी से छुड़ाया था। दरअसल 3 फरवरी को व्यापारी से हाईवे पर लूट के इन मामले में इन आरोपियों को मेडिकल के लिए ले जाते वक्त साथियों ने पुलिस कस्टडी से छुड़वा लिया था, जिसके बाद पुलिस लगातार इनकी तलाश में जुटी हुई थी और इसी को लेकर चेकिंग अभियान भी चलाया गया था। पुलिस ने इन बदमाशों को पकड़ा है और इन्हें छुड़ाने वालों की तलाश भी लगातार जारी है। और अब खबर चित्रकूट से है, जहां शादी समारोह में चोरी का वीडियो सामने आया है। दरअसल समारोह में एक चोर ने मौका मिलते ही दुल्हन के पिता का नोटों से भरा हुआ बैग चुरा लिया, लेकिन उसकी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल ये चोर सूट बूट में शादी समारोह कार्यक्रम में घुसकर दुल्हन के पिता को काफी देर से उन पर नजर गड़ाए हुए था और मौका मिलते ही चोरी को अंजाम दे डाला। अब पुलिस केस दर्ज कर चोर की तलाश में जुटी हुई है। ये देखिए 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं।
ये वो शादी का वेन्यू है जहां पर शादी समारोह चल रहा था, जहां पर चोर ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और ये चोरी का सीसीटीवी फुटेज है जो कि सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है किस तरह चोर चोरी की वारदात को अंजाम देता है, दुल्हन के पिता का बैग चोरी करता है और वहां से फरार हो जाता है। हालांकि पुलिस इस पूरे के मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। और जौनपुर में चलती कार में भीषण आग लग गई। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते जलकर पूरी गाड़ी राख हो गई। पवारा थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास ये पूरा हादसा हुआ। जौनपुर से प्रयागराज जा रहे थे ये कार सवार। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। और खबर मथुरा से है, जहां पर चलती कार में भीषण आग लग गई। वृंदावन स्थित प्रेम मंदिर के पास इस गाड़ी में आग लगी। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। वृंदावन कोतवाली थाना क्षेत्र के छठी करा वृंदावन रोड की पूरी घटना है। और खबर फतेहपुर से है, जहां एक साथ 2 दुकानों में आग लगने से हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में ये पूरी आग लगी है। आग की लपटें देखते ही देखते इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। आग लगने से नकदी समेत लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अभी विजयपुर क्या हो रहा है, एक नगल में आग लग गई है गुमटी पे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।